बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से हों। लालच का कोई एंड नहीं है। बेसिकली कल सुबह हमने आपको बताया था कि 920 मिलियन डॉलर की पोजीशन खरीदी गई थी क्रूड के ऊपर, उसको शॉर्ट करने के लिए। और जैसे ही वो पोजीशन कैश इन हुई, उसके बाद एकदम से अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को 3 वॉरशिप्स के साथ पास करेंगे। और वो पास करने के बाद ज़ाहिर है ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने सॉरी क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन्स मारे। अमेरिका ने जवाब दिया। अमेरिका ने जो कोस्टल सिटीज़ हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे, उन पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल मारे, और साथ ही साथ पता चला कि शायद यूएई भी इन्वॉल्व है, तो ईरान ने यूएई पे भी हमला कर दिया। तो एकदम से ऑयल बैरल प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी। इस वक्त तक तकरीबन $7 बिलियन से ज़्यादा पोजीशंस ली गई हैं क्रूड ऑयल पे सिर्फ जंग के दौरान। और स्पेसिफिकली नज़र आता है कि वो टारगेट करती हैं ट्रंप के बयानात को और उसके सबसेक्वेंट एक्शंस को, क्योंकि वो अक्सर मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप पिछले 2-3 दिन से कह रहा है कि जनाब सीज़ फायर फ़ौरन साइन होगा, फ़ौरन साइन होगा, फ़ौरन साइन होगा, फ़ौरन साइन होगा। तो दुनिया थोड़ा रिलैक्स कर रही है, ईज़ ऑफ कर रही है, मार्केट्स थोड़ी कूल डाउन कर रही हैं। फिर एकदम से ये कार्रवाई हो जाती है। कल शाम की क्लिप पे आपको अमान ने बताया था कि हजूर कोई जंग शंग रुक नहीं रही, मसाला तैयार हो रहा है हर जगह ना। आप समझ लें कि छोटे छोटे वॉर हेड, छोटे छोटे फॉर्ट लाइन्स, छोटी छोटी फ़ौजें तैनात कर दी गई हैं और पूरा मामला पखाया हुआ है। यानी कि बेसिकली ईरान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब या हमारी सारी बातें मानो या मुकम्मल तौर पे तुम्हें तबाह कर देंगे। हालांकि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ईरान के अंदर एक विलिंगनेस है नेगोशिएट करने की, विलिंगनेस है बैक डाउन करने के लिए, लेकिन किसी भी नेगोशिएशन में फेस सेविंग क्रिएट करनी होती है। ठीक, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, 48 घंटे के अंदर अंदर जंग कंक्लूड होगी। उसके बाद एक सीज़ फायर होता है एंड थिंग्स वेंट बैक टू रिलेटिव नॉर्मलसी। फिर हर मुल्क अपने मुल्क के मुताबिक बातें करता है जंग के ऊपर, लेकिन जनरली वो एस्केलेट नहीं करती। ठीक, इंडिया ने बकौल उनके जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स यहाँ मारनी थी बड़ी इफेक्टिव थी। ये तो मुझे और आपको पता है कि टोटल नॉनसेंस था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपनी पोजीशन होल्ड की, जवाबी स्ट्राइक्स की, जाके एलओसी के ऊपर जगह कैप्चर भी कर ली और उनके अपेरेंटली 8 जहाज़ भी गिरा दिए। ये कल जो न्यू एवीएम है उन्होंने बताया था कि हमने एक्चुअली इन टोटल 8 जहाज़ गिराए। तो इस सारे के अंदर जंग एक कंक्लूजन को पहुँच गई। ईरान की बारी ऐसे नहीं है, क्योंकि जो अज़ाइम अमेरिका ने रखे थे वो काफ़ी मुश्किल है। कंप्लीट रजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंप्लीट डिसआर्मामेंट, ईरान की कटेलिंग ऑफ उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब इन सब की एवज ईरान को क्या मिलेगा? लाइक आप एक जंग मुसल्लत कर रहे हो, फिर नेगोशिएट, तो व्हाट विल ईरान गेट? अभी तक कोई टेंजिबल चीज़ सामने नहीं है। इनफैक्ट ईरान यही कह रहा है कि टेंजिबल चीज़ के बगैर हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, वी विल नॉट लिसन टू एनीथिंग। अब सीनियर ईरानी ऑफिशियल हैं मोहसिन रायज़ाई, तेहरान कहते हैं तेहरान हर यूएस प्लान को रिजेक्ट करेगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ओपन करने की बात करती है, अनलेस इट इंक्लूड्स कॉम्पनसेशन फॉर वॉर डैमेज। कह रहे हैं इट्स सेफ टू से कि बिलियंस का नुकसान ईरान का हुआ है इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड नेटवर्क्स, उनके एयर बेसेस, एयरपोर्ट्स, उनके नेवी के पोर्ट्स, उनकी नेवल इक्विपमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कहते हैं ये पैसा कहाँ से आएगा? मसलन आपने यूनिलैटरली हमारे जो जंग मुसल्लत कर दिया, कोई आप यूएनएससी के पास नहीं गए, कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, कोई मुल्कों का कंसेंसस नहीं हुआ, तो जंग कर दी आपने। जितने भी कानून थे दुनिया में जो आप ही ने बनाए थे, उनको वायलेट करते हुए आपने जंग की। तो लिहाजा जब तक हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी तब तक हम ये बात नहीं मानेंगे। और जो एक कहानी थी ना कि जी हफ्ते 2 हफ्ते बाद ईरान की जो ऑयल स्टोरिंग कैपेसिटी तबाह हो जाएगी, वो यूएस इंटेलिजेंस की एक लीक्ड सीआईए असेसमेंट है जो कहता है ईरान pretty मच अपने मिसाइल एंड ड्रोन आर्सनल इंटैक्ट रख चुका है। वो ब्लॉकेड भी बाईपास कर रहा है यूजिंग लैंड रूट्स एंड सम नेवल रूट्स, और उनके पास 3 से 4 महीने हैं बिफोर फेसिंग मेजर इकोनॉमिक स्ट्रेन। अब आपको ये बात समझनी होगी, ये हफ्ते 2 हफ्ते की चीज़ नहीं थी, 4 से 5 महीने तो सीआईए भी एडमिट कर रहा है। और अक्सर मुल्कों के पास ऐसे 1-2 महीने ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि अपनी फुल एबिलिटीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहे होते। अगर ये 6 महीने और जंग चलती है इन दिस फॉर्म जैसा अभी है कि कभी इधर मिसाइल मार दिया, कभी उधर मिसाइल मार दिया, तो वर्ल्ड मार्केट्स कलैप्स कर जाएंगी। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। बिकॉज रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर जब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन सीआईए ने तबाह की थी, दैट गोज फ्रॉम रशिया टू यूक्रेन टू यूरोप, उसके कॉन्सिक्वेंसेज यूरोप के लिए डेवास्टेटिंग थे। हाउएवर उसके अलावा भी रूट्स अवेलेबल थे फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तकरीबन 30-40% दुनिया की एनर्जी ट्रांसफ़र का कंट्रोल रखता है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट से एलएनजी पहुंच नहीं सकती, इंडिया में एलएनजी पहुंच नहीं सकती।
और अगर पहुंचेगी भी किसी लंबे रूट से तो इतनी एक्सपेंसिव होगी कि इट विल बी सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेस। आपको अपनी इकोनॉमीज रीराइट करनी पड़ेगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे और आपको अपना मंथली बजट रीराइट करना पड़े कि तेल जो है वो 400 से ऊपर हो गया, सिंपल एज दैट। वी हैड नो वे ऑफ कैलकुलेटिंग आर बजट प्री दिस इंफॉर्मेशन। अब पोस्ट दिस इंफॉर्मेशन हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और इस सब के दौरान एक तरफ अमेरिकन ऑफिशियल्स बेटिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बेपनाह पैसा कमा रहे हैं। वाशिंगटन ने 25.8 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स मिडल ईस्ट के एलायंस को बेच दिए। ये रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इनिशियली ये डील थी 8.6 बिलियन की, लेकिन अब जब ये डील खुली है सही तरह तो इससे 3 गुना ज़्यादा यानी 25.8 बिलियन डॉलर की। इसके अंदर है क्या? हंड्रेड्स ऑफ एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स एंड अदर वेपन्स टू मिडल ईस्ट पार्टनर्स। और ये किस किस को जा रहा है? बहरीन, इसराइल, कुवैत, कतर, यूएई। अब इसमें कतर का नाम सरप्राइजिंग है। इट मीन्स कि सऊदी अरेबिया ने तो ऑल्डो अपना बबल बहुत सेंटर कर लिया और वो काफ़ी हद तक लोकल रीजनल एलायंस पे आ गए। कतर नहीं आया। यूएई नॉट सरप्राइजिंग, कुवैत नॉट सरप्राइजिंग, बहरीन, इसराइल नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अभी इस 25.8 बिलियन में से भी मेजॉरिटी माल इसराइल को ही जाएगा, और इसराइल अमेरिका से कोई एड पैकेज लेगा इसको पे ऑफ करने के लिए। ये बड़ी फ़नी गेम है जो इसराइल करता है कि अमेरिका इसराइल को वेपन्स भेजता है, इसराइल वेपन्स की पेमेंट करने के लिए अमेरिका से कोई एड पैकेज लेता है। ज़ाहिर है पैसे तो है नहीं, तो अमेरिकन टैक्स पेयर 2 जगह से चूना लगवाते हैं अपना। पर ये हो रहा है आपके सामने। अब बकौल ट्रम्प के जो स्कर्मिश हुई है बिटवीन द 3 नेवल डिस्ट्रॉयर्स और ईरानी नेवी के, तो कहते हैं ईरान को बड़े लॉसेज हुए हैं, बहुत बड़े लॉसेज हुए हैं। एक सवाल है मेरा रोज़ भाई, ईरान की पूरी नेवी ख़त्म नहीं होगी थी कई दफ़ा? तो ये वो मिसाइल फायर कैसे करते हैं? मतलब क्या करते हैं कि वो बंदे के ऊपर बारूद डाल के उसको फेंक देते हैं? व्हाट आर दे डूइंग? तो क्लियरली ट्रम्प लाइज एंड इज लाइंग कंटिन्यूसली। इसीलिए नोबडी वांट्स टू नेगोशिएट विद ट्रम्प। इसलिए पाकिस्तान का जॉब इम्पॉसिबल है। ये हम पहले भी दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा है, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बट देर नेगोशिएटिंग विद द क्रेजी पर्सन। इनफैक्ट ट्रम्प की प्रोजेक्शन इतनी है कि वो तकरीबन अपनी ही सारी इनसिक्योरिटीज़ ईरानी लीडरशिप पे लगा रहा होता है। वो बार बार कहता है इनमें कंसेंसस नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये पागल हैं, ये बम चला देंगे, और एग्जैक्टली वही चीज़ें ट्रम्प करता है। अब जो 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स थे अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, वो ट्रांजिट करके ही हैं, लाइक दे क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टू द गल्फ ऑफ ओमान। ये बात झूठ है। द मोमेंट दे कम अंडर फायर दे हैड टू टर्न बैक। उसकी रियलिटी ये है यार कि जब आप वॉर गेम्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक आपकी बारी होती है, अगले की बारी होती है। ये फायर और फिर रिटर्न फायर चल रहा होता है, आप उसमें हाई रिस्क मनूवर्स नहीं कर रहे होते, और इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है अगर एक भी डिस्ट्रॉयर जो है वो तबाह हो जाता। एक तो जो डिस्ट्रॉयर पहले नुकसान हुआ था इनको इन द अर्ली डेज ऑफ द वॉर, वो तो उन्होंने बड़े तरीके से साइड पे जाकर छुपा के उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट करवाई थी। लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि यूएस फोर्सेस इंटरसेप्टेड अनप्रोवोक्ड ईरानी अटैक्स एंड रिस्पॉन्सेज विद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स एट यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल्स। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। Iranian forces launched multiple missile drones and small boats at USS Truxtun, DDG-103, USS Rafael Peralta, DDG-115, USS Mason, DDG-87। अब हो क्या रहा था कि ये मूव कर रहे थे टू द गल्फ ऑफ ओमान। इनके रिटेलिएशन में स्मॉल बोट्स, आर्म्ड और रॉकेट्स फेंके गए और ड्रोन्स। इसके तहत उन्होंने अपना रूट चेंज किया एंड दे हैड टू टर्न बैक। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली शायद ईरान को इतनी बड़ी नेवी भी नहीं चाहिए। इट नीड्स कपल ऑफ बोट्स, जस्ट सिंपल एज दैट। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद हाई सीज कि नॉट नेसेसरली द बिगेस्ट इज़ द बेस्ट।
इन दीज टाइट कॉरिडोर्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको फास्ट मूविंग व्हीकल्स चाहिए होते हैं। अब ये मामला हुआ क्या, बकौल तहरान के एक हमारा ऑयल टैंकर टारगेट किया गया था डिस्पाइट अ सीज फायर अमेरिका की तरफ से, जिसके बाद ये सारा इवेंट ट्रिगर ऑफ हुआ। आई थिंक रियलिटी ये थी कि द अमेरिकन फाउंड आउट कि देर आर रूट्स दैट द ईरानियंस आर यूजिंग जो उनके रडार परव्यू में नहीं आ पा रहे, विच मेंट के वंस दे सॉ अ टैंकर दे सिंपली अटैक्ड इट। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज स्क्वीजिंग और अटेम्प्टिंग टू स्क्वीज द इकोनॉमिक वैल्यू इन ईरान कि यार इनको किसी तरह से हमने ग्रो नहीं करने देना, इनको किसी तरह से पैसे नहीं कमाने दे रहे, उसका रिटेलिएशन अब हैवी ही होगा। बकौल ईरानियन गवर्नमेंट के कि अगर यूएई की इन्वॉल्वमेंट वाजे हो जाती है तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूएई विल बी डेवास्टेटिंग। तो यूएई तो गए हो, समझे ना, कि मतलब कि देयर इज़ नो सिनारियो इन विच ईरान कैन डायरेक्टली अटैक अमेरिकन मेनलैंड, तो सारा जो गुस्सा है वो वर्चुअली यूएई पे निकलेगा। और लग ऐसे रहा है कि जो निगोशिएशन और सीज़ फायर हुआ है उसके अंदर ईरान ने सॉर्ट ऑफ ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो इजराइल को अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो यूएई को मारता रहेगा। इससे गल्फ़ कंट्रीज़ को रियलाइज़ होना चाहिए कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट एसेट क्या है। इट इज़ एक्चुअली नॉट द गल्फ़ कंट्रीज़, इट इज़ इसराइल इटसेल्फ। हालांकि इस वक्त इसराइल जो कुछ कर रहा है वो खौफनाक है। सदर्न बैरूत के सबर्ब्स पे उन्होंने हमला किया है, वहाँ पे वो कंटिन्यूसली जंग जारी रख रहे हैं। लेबनान में कोई सीज़ फायर नहीं है, इनफैक्ट सीरिया में भी कोई सीज़ फायर नहीं है। ईरान ने कंडेम तो किया स्ट्राइक्स ऑन बैरूत सदर्न सबर्ब, लेकिन इसके बारे में कर वो कुछ नहीं रहे। इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालील स्मोट्रिच, वो कहते हैं द वॉर मस्ट एंड विद चेंजिंग बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। यानी कि जब जंग कंक्लूड होती है, बकौल उनके जंग कंक्लूड नहीं है, इसराइल की बात कर रहा हूँ, तो चेंजिंग बॉर्डर्स ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल होंगे इन गाजा, लेबनान, सीरिया एंड ऑफ कोर्स द वेस्ट बैंक। यानी कि ग्रेटर इसराइल वहीं पे खड़ा हुआ है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आया, कोई उनको दुनिया के प्रेशर का भार नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का भार नहीं, कुछ भी नहीं। तो व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट? ज़ीरो। वी आर स्टिल इन द सेम पोजीशन कि इसराइल बॉर्डर्स एक्सपैंड कर रहा है। उसने कहा फॉर अप टू मी वी वुड हैव annexed those territories long ago. Our enemies do not care how many terrorists we kill or how many bombs we drop on them. It does not interest them. What matters to them is that we take territory from them. यानी कि उसने डीह्यूमनाइज किया मुसलमानों को उस रीजन में। उसने कहा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके बंदे मरते हैं कि नहीं, लिहाजा मारते रहो, इनकी ज़मीनें भी साथ साथ कब्जा कर लो। अब एक फार राइट इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ऑक्यूपायर है डेनियला वाइस, जिसकी बहुत बड़ी पुल है इसराइल की पॉपुलेशन के अंदर, स्पेशली सेटलर कॉलोनीज़ में। ये वो इसराइलीज़ हैं जो आप समझ लें इनके क्रिमिनल एलिमेंट होता है, जिनको ये भेजते हैं टू ऑक्यूपाई दी स्ट्रेटजी। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने गज़ा की एक स्ट्रिप ऑक्यूपाई की, तो वहाँ पे फिर ये इसराइली क्रिमिनल्स भेजते हैं जो जाके वहाँ आबाद होते हैं, गद्दे ले के लोगों को हरास करते हैं। वो कहती है वी विल सेटल गाज़ा, वी विल सेटल इन गाज़ा, वी विल सेटल इन लेबनान, वी विल सेटल इन द इंटायर प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ इसराइल। यानी कि द ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट इज स्टिल इन प्ले। तो यानी कि यूएई अब जब इसराइल की तरफदारी साइड करता है तो वो लिटरली मुसलमानों के खूनों पे खड़े हुए करता है। ये हार्श रियलिटी है। जो मुल्क इस वक्त इसराइल को रोकने की बात नहीं कर रहा, वो इसराइल के साथ हैंड इन ग्लव हो जाएगा, क्योंकि इसराइल को तो चाहिए ही है कि डिस्कॉर्ड फैले मुस्लिम मुल्कों के अंदर, वो आपस में इन फाइटिंग में लगे रहें, चाहे वो ईरान इराक वॉर हो, चाहे वो इराक कुवैत वॉर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और यूएई की प्रॉक्सी वॉर्स हों इन अफ्रीकन नेशन स्टेट्स, चाहे वो यूएई की इंटरफेरेंस हो कराची पोर्ट के अंदर, चाहे वो इस वक्त ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की हुई है फ्रॉम बेसिस इन द यूएई, सऊदी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस सब का एडवांटेज इसराइल को ही हो रहा है और इसमें अब कोई शक दो राय नहीं है। अब एट द सेम टाइम आपके सामने मिडल ईस्ट पक गया, ईरान पक गया। रशिया ने रिक्वेस्ट की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 को कमेमोरेट करने के लिए ये कुछ दिन है मई के 8 से गालबन 10 तक एक सीज़ फायर डिक्लेयर हो जाए ताकि हम अपनी परेड कर सकें। अरे रशिया का एक बहुत बड़ा किरदार था वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में। इनफैक्ट रशिया वर्ल्ड वॉर 2 इफेक्टिवली जीत गया था, उसके डिस्पाइट अमेरिका ने जानवरों वाली हरकत की और बम मारे हिरोशिमा और नागासाकी को। तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा कि बड़ा अजीब टाइम होगा परेड करने के लिए, देख लियो। इसका मतलब क्या है कि ज़ेलेंस्की जंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब जो यूरोपियन पावर्स हैं दे आर नाउ फ्रस्ट्रेटेड विद ट्रम्प एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो यूक्रेन के मामले में कर कुछ नहीं रहे, स्पेशली नेगोशिएशन, बिकॉज जंग अमेरिका की मुसल्लत की हुई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
यूक्रेन को पैसे देना, यूक्रेन को वेपन्स देना, यूक्रेन को आर्म करना, यूक्रेन की गवर्नमेंट में इंटरफेयर करना, यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस इंजीनियर करना। ज़ेलेंस्की एक फ्रॉडलेंट इलेक्शन प्रोसेस के तहत आया हुआ है। इनफैक्ट ज़ेलेंस्की अभी भी इलेक्शंस होल्ड नहीं करवा रहा, उसने इमरजेंसी पावर्स लगा के मुल्क कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ भी मामला काफ़ी पाख रहा है। सो वी हैव ए वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वी हैव अ वॉलेटाइल सिचुएशन ऑन द border of, you can say, Europe, which is Russia and Ukraine, and the Indian situation is getting volatile as well. वहाँ पे वो फॉल्स फ्लैग दर फॉल्स फ्लैग करा रहे हैं और वो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को। इनफैक्ट उनका जो फियर है वो इतना ज़्यादा हो गया कि इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय कहते हैं कि पाकिस्तान एंड चाइना इन देयर ओन वर्ड्स हैव अ रिलेशनशिप दैट इज डीपर देन द सीज एंड हायर देन द माउंटेन्स, एंड द फैक्ट दैट 80% ऑफ पाकिस्तानीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज ओरिजिन। ये गिवन है कि हम एक मल्टी फैसेटेड वॉर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेदर वी आर फाइटिंग अगेंस्ट 3 एडवर्सरीज ऑन द सेम बॉर्डर, बी इट टर्की, चाइना और पाकिस्तान, इट डजेंट मैटर, हमें तीनों से लड़ना है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज तक इंडिया ने टर्की का नाम नहीं लिया था। इट जस्ट सो हैपन्स कि इज़राइल इंडिया का फादर, सॉरी इंडिया का हस्बैंड, बिकॉज इज़राइल इज़ फादरलैंड, इंडिया इज़ मदरलैंड, ठीक है, फादर कम सो मदर गो। तो इज़राइल ने अनाउंस किया कि जनाब ईरान के बाद जो अगली पोर्टेंट थ्रेट है वो टर्की है। तो इंडिया ने अपने बुलशिट जारगॉन में भी वो चीज़ें शामिल कर ली। सो एक खौफनाक सूरत हाल बहुत बड़े पैमाने पे बनती जा रही है। हम दुआ गो हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इट डज़ नॉट लुक गुड। लोकल न्यूज़ की तरफ आते हैं तो कैम्ब्रिज ने AS लेवल्स का मैथमेटिक्स पेपर जो लीक हुआ था वो कैंसिल कर दिया, उसकी नई डेट सेट कर लिया। सो आई गेस kids will have to study more. This is not that big of a deal, really. I mean, papers leak होते रहे हैं, dates नहीं मिलती रही हैं. It's not major news. It's not a uniquely current government failure. It's actually happened in all governments. But what is uniquely scary is कि 20,000 HIV patients untraceable हैं after starting treatment. HIV, AIDS. ठीक. टोटल नंबर ऑफ केसेस इस साल जो न्यू रिपोर्ट हुए हैं वो 14,000 थे। दीज आर इन 2025-2026 के फिस्कल ईयर। ट्रांसमिशन फैक्टर्स क्या हैं? द वलीका आउटब्रेक इन कराची वाज लिंक्ड टू द यूज़ ऑफ 10 cc सिरिंजेस। द अमाउंट ऑफ सिरिंजेस जो रीयूज़ हो रही हैं इन आर हॉस्पिटल्स, ड्रग यूजर्स तो करते ही करते थे, बट इन आर हॉस्पिटल्स, इन आर क्लिनिक्स, इन स्मॉल प्लेसेस, वो इंसेनली ज़्यादा हैं। हालांकि 2021 से प्रोहिबिशंस एग्जिस्ट करती हैं अगेंस्ट दिस। बट हाउएवर देयर इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न जो सरकार ओपनली बात नहीं करना चाहती। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एज वेल। द राइज इन प्रोस्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो कॉज्ड HIV टू इंक्रीज। अब इसके रिजल्ट में आपको सरकार क्या कहेगी मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, दे विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। दुनिया में साबित हो गया। इट इज़ एक्चुअली अ चेंज इन लाइफ स्टाइल. It is a change in morality that has happened. People no longer consider it immoral to sleep outside of their marriages or pre-marriages. People do not think it is immoral to go and sleep with prostitutes. People do not think it's immoral to do drugs. Same case. People don't think it's immoral to break the law. These hospitals break the law जब syringes reuse करते हैं। तो ओवरऑल मुआशरा जब इमोरल होता है तो उसमें बीमारियाँ, बदी, नुकसानात फैलते हैं, कम नहीं होते। बट ये प्रोग्रेस है, इसको प्रोग्रेस समझा जाता है। When you decide to westernize yourself without understanding the consequences. एक और एरिया जहाँ पे मैसिव स्केल पे आवाम को तबाह किया जा रहा है, इट इज़ सोशल मीडिया। बकौल NCCI के लिए 20% सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ होते हैं फ्रॉड, हरासमेंट और ब्लैकमेल की। ये कौन से अकाउंट्स की वो बात कर रहे हैं? कई दफ़ा आप देखते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं वो फेक होते हैं। आप पोस्ट करते हो फेक अकाउंट में, फेक से मुराद है कि दिस एन एक्चुअल पर्सन बिहाइंड दम, बट दे आर नॉट डिस्प्लेइंग देयर नेम, their picture, their face, and they're not using it as their internet person, like internet profile, meaning ke there's a physical Asadullah Tariq and then there's the internet Asadullah Tariq, let's say on LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, यहाँ पे होगा. So they create multiple accounts, फर्जी होते हैं, and they are basically just committing crimes. 689 FIRs registered हुई in connection with cyber crimes involving the general public. Punjab has about 500 online crime cases currently under process. ये एक ridiculously small number है by the way. दिस इज़ सो फार फ्रॉम द ट्रूथ। लाहौर शहर के अंदर हम आपको आइडेंटिफाई करा के देते हैं 10 से 12 वाइट कॉलर क्राइम्स जो पंजाब के अंदर हो रही हैं, दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। तो टेक्निकली स्पीकिंग
अगर उनमें से 10% भी केसेस अप्लाई करें तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में केस होने चाहिए. NCCI इज़ जस्ट नॉट इक्विप्ड एज ए इदारा. अगर आप उनके गुलबर्ग वाले दफ्तर में जाएं, द ऑफिस इज़ नॉट इक्विप्ड. इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर पीपल टू गो टू. इट इज़ समवेयर वेयर आई डोंट थिंक द ऑफिसर्स हैव अ चांस. जो IOs भी बैठे होंगे ना, उनका भी कोई चांस नहीं है क्राइम सॉल्व करने का. द शेयर वॉल्यूम इज़ इनसेन. NCCI को तकरीबन 1,54,000 कंप्लेंट्स ओवर द पास्ट ईयर आए. सिर्फ 1,54,000. अगेन आई रिफ्यूज टू बिलीव कि दिस इज़ ट्रू. इससे भी ज़्यादा नंबर होगा. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि सिर्फ 1.5 लाख केसेस आए. सो इफ़ यू लुक एट NCCI के स्टेटिस्टिक्स विच आर बाय द वे हाईली अंडर रिपोर्टेड. इफ़ यू लुक एट HIV का क्या हो रहा है, अगेन हाईली अंडर रिपोर्टेड. It is basically to do with the fact that we have accepted a new type of lifestyle where, we have sexualized things that might not necessarily need to be sexualized. We have decided that certain things are not crimes. ये हमने as a कॉम decide किया हुआ है. तो it has led to a decay in society. मैं कोई छोटी सी मिसाल देता हूँ. The commodification of the human body has basically led to a new job market emerging, which is basically OnlyFans, porn, and prostitution, like on a large scale. What this does is that it starts to compete with normal jobs or classic jobs. For example, you could be working in an office of 50,000, you could be an engineer, you get 75,000. But the economic payout against this new job market where the body is being prostituted is so high, it almost becomes impossible to compete with a normal job, because हम as a society उसको अच्छा समझते हैं जिसके पास लेटेस्ट आईफोन होता है, जिसके पास अच्छी गाड़ी होती है, जिसके पास अच्छा कपड़ा होता है, जिसके पास अच्छी घड़ी होती है, जो महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता है. तो लिहाजा उस लाइफस्टाइल को हासिल करने के लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, गिवन. अब पैसे कमाने के मौके इतने होते नहीं हैं. ऑल ऑफ अ सडन एक नई जॉब मार्केट आती है वेयर यू कैन कमोडिफाई योर सेल्फ इन एनी वे शेप और फॉर्म. तो हर कोई उसमें घुसना शुरू होता है. मेजॉरिटी लोग अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं बना सकते, मेजॉरिटी लोग कमेडियंस नहीं बन सकते, मेजॉरिटी लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस नहीं बन सकते. बट व्हाट इज़ द वन थिंग दैट मेजॉरिटी पीपल, स्पेशली टारगेटिंग women, कैन डू? इट इज़ सेक्शुअलाइजिंग देमसेल्व्स. ऑन मैस ये होता है और ये आपके सामने हो रहा है. अब इस्लामाबाद की तरफ थोड़ा जाते हैं. मोहसिन नकवी साहब और अबसार आलम का अब बैक एंड फोर्थ हो रहा है. मोहसिन सफरी साहब ने कहा कि दिस एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली. ये एलिगेशंस बनाए थे अबसार आलम साहब. अबसार आलम साहब को मैं एक सच्ची बात बताऊँ, इफ़ यू हैव स्किन इन द गेम यू शुड शट अप. You bought an illegal flat, dog. Like, understand this. If you didn't check as a literate journalist, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं आप, अगर आपने उसकी हर चीज़ चेक नहीं की थी, shame on you. You were head of Pemra at that time. Shame on that developer. The developer is in Pakistan. Islamabad High Court is right. Sue the developer. आप भी खड़े हो ना बाकी लोगों की तरह, ठीक है, लाइन के अंदर केस अपना लगवाएं. Sue the developer. Take him for all he's worth. Fine. But we will not allow you to just malign somebody for your own property. Where were you जब मोहसिन नकवी साहब बरी इमाम तबाह कर रहे थे? कहाँ थे आप? Where were you जब मोहसिन नकवी साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर उनकी ज़ेरे साया क्रैकडाउन हो रहा था? Where were you जब मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद के अंदर ब्लॉकेड लगा के टीयर गैस मार रहे थे? जी. अब वो क्या कर रहे थे? प्रो गवर्नमेंट रिपोर्टिंग. अब जब अपने फ्लैट की बारी आई है तो अब मोहसिन नकवी में सारे ऐप नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब हमें मोहसिन नकवी बड़ा अच्छा लग रहा है. जी 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 जी. और हमें तो अच्छा लगेगा. क्यों? बिकॉज मोहसिन नकवी कह रहा है कि मैं सबसे ज़मीन वापस लूँगा. बिल्कुल लो. हाँ, अब तो हमें हैंडसम भी लग रहा है, मैं रोज़ कह रहा हूँ. लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा. बरी इमाम की बारी भी और बाकी आबादियों की बारी भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर ये गवर्नमेंट लैंड है आप वापस लें, लेकिन इनको ऑल्टरनेटिव दें. क्यों? बिकॉज आपके सिस्टम ने इनको यहाँ पे रहने दिया है, आपके सिस्टम ने इनसे अरबों रुपए रिश्ते लिए हैं. सो यू ओ दैम. ये मैं अबसार आलम साहब को भी एक्सटेंड कर दूँगा कि अबसार आलम साहब को भी कोई ना कोई सरकारी फ्लैट दे दिया जाए ताकि वो भी सुकून से रह सके. इंसान को क्या चाहिए? वो आलीशान बंगला तो नहीं चाहिए ना, एक कमरा चाहिए, उसमें पंखा हो, चलो बूढ़े आदमी है AC लगा लो, ठीक है, दैट्स इट. अब सारा सब कुछ नहीं होता. ऐसे नहीं रोया करते.
बड़ा नुकसान होता है। और मोहसिन नकवी साहब भी सही शरारती हैं। ये बातें करते हुए साथ ही वो कहते हैं इंडिया हमारे करीब नहीं था साइबर अटैक्स में। यानी कि अबसार साहब ਤੁਹਾਡੀ गल है कोई नहीं, गल्लां बहुत ने। ज़ाहिर है 4 पोर्टफोलियो ने संभाले हुए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी की चेयरमैन भी है, चेयरमैन वापडा भी हैं, और चौथी क्या है उनके पास, नारकोटिक्स। ठीक है, तो मोहसिन नकवी साहब इज़ टू बिजी फॉर ऑल दिस स्टफ। इस वक्त दवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ हमारे भाई हाफिज़ साद को नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को, स्पेशली उम्मत मुस्लिमा को। हम एक बहुत मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं। इंटरनली तो हमको बताते रहते हैं क्या एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो पाकिस्तान है, लेकिन एक्सटर्नली इस वक्त बहुत एक अजीब सी पोजीशन और सूरत हाल है कि जहाँ पे हमारे लोगों को शहीद करके ये लोग जुआ खेल के अरबों रुपए कमा रहे हैं और जंग को रेव अप किए जा रहे। दुआ कीजिए कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे, एक डी एस्केलेशन हो, एक नॉर्मलसी हो ज़िंदगी के अंदर, ताकि ईरान के लोगों के लिए रिलीफ बन सके, पाकिस्तान के लिए रिलीफ बन सके, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए रिलीफ बन सके। नहीं तो जिस तरफ दुनिया जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस किस्म की डेवस्टेटिंग महंगाई और जंगी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।